नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। टोक्यो ओलंपिक में एक दमदार मुकाबला जारी है। हॉकी में पहले क्वार्टर का खेल खत्म हो चुका है और इसके बाद जर्मनी और भारत के खिलाफ ये मैच चल रहा है, जहां जर्मनी भारत के खिलाफ 1-0 से आगे। बड़ी और अहम खबर इस वक्त टोक्यो ओलंपिक से आपको बता रहे हैं, जो जर्मनी भारत के खिलाफ 1-0 से आगे निकल चुका था क्वार्टर फाइनल से पहले, और अब भारत ने जर्मनी के खिलाफ पहला गोल कर दिया है। हॉकी मैच में भारत और जर्मनी अब 1-1 से बराबरी पर पहुंच चुके हैं। बता दें कि क्वार्टर फाइनल से पहले जर्मनी ने बढ़त बनाई थी और क्वार्टर फाइनल के बाद अब भारत ने पहला गोल दाग दिया है। और टोक्यो में ओलंपिक्स में सभी टीमों का शानदार प्रदर्शन जारी है। हॉकी में पहले क्वार्टर का खेल खत्म हो चुका है, जिसके बाद ब्रेक के बाद दूसरे क्वार्टर का गेम शुरू हुआ, जिसमें जर्मनी भारत से आगे निकल चुका था और बढ़त के बाद अब भारत ने भी स्पीड पकड़ ली है और भारत और जर्मनी के बीच 1-1 से मुकाबला बराबरी पर चल रहा है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की टोक्यो ओलंपिक से आपको बता रहे हैं, जहां टोक्यो ओलंपिक में दमदार मुकाबला जारी है। भारत को अब तक टोक्यो ओलंपिक में कुल 3 मेडल मिल चुके हैं और इनमें से 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल है। बुधवार को भारतीय मुक्केबाज लवलीना को ब्रॉन्ज मेडल मिला और टोक्यो ओलंपिक के सेमीफाइनल में भले ही भारतीय पुरुष हॉकी टीम का गोल्ड मेडल जीतने का सपना टूट गया हो, लेकिन आज टीम 41 साल बाद ब्रॉन्ज मेडल जीतने के इरादे से उतरेगी। ब्रॉन्ज मेडल के लिए भारत का मुकाबला गुरुवार सुबह 7 बजे से जर्मनी से शुरू हो चुका है और ऐसे में भारतीय टीम हर हाल में इस मुकाबले को जीतकर मेडल के साथ ओलंपिक का सफर खत्म करना चाहेगी। आज साथ ही आपको बता दें कि हॉकी की टीम के खिलाड़ियों ने गुरुवार को मेडल की उम्मीद से मैच शुरू कर दिया है और आज सबकी निगाहें भारतीय पहलवान रवि दहिया पर भी टिकी हुई हैं। बुधवार को उन्होंने सेमीफाइनल मुकाबले में जीत हासिल कर भारत के लिए सिल्वर मेडल पक्का कर लिया था। टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती के लिहाज से भारत के लिए बुधवार का दिन बेहद ही ज्यादा शानदार रहा, क्योंकि फ्री स्टाइल पहलवान रवि कुमार दहिया ने पुरुषों के 57 किलोग्राम वर्ग के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। हालांकि मुकाबले में सोशल मीडिया में ऐसे फोटोज और वीडियोस वायरल हो गए जिसमें दिख रहा है कि विपक्षी खिलाड़ी मुकाबले के दौरान देर तक रवि को दांत से काटता रहा, लेकिन भारतीय खिलाड़ी अंत तक डटा रहा। फाइनल्स में पहुंचते ही रवि कुमार दहिया ने टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती के लिए भारत के लिए एक पदक पक्का कर दिया है और अब सबकी निगाहें स्वर्ण पदक पर टिकी हुई हैं। लेकिन इस सेमीफाइनल मुकाबले में विपक्षी पहलवान की ओर से खेल भावना नहीं दिखी। बता दें कि 23 वर्षीय दहिया कजाकिस्तान के नूरइस्लाम सनाएव के खिलाफ जब 7-9 से पीछे चल रहे थे, तब उन्होंने विक्ट्री बाय फॉल के जरिए अपनी जीत सुनिश्चित कर ली। हालांकि इस दौरान कजाकिस्तान का पहलवान रवि दहिया को अपने ऊपर से हटाने के लिए लगातार उनके हाथ को काटता रहा, लेकिन भारतीय खिलाड़ी डटा रहा। तो वहीं अब कजाकिस्तान के इस खिलाड़ी की जमकर आलोचना भी हो रही है। महाराष्ट्र के पुणे के तिलक रोड पर मंगलवार की रात को कथित तौर पर शराब के नशे में धुत एक युवती ने लेट कर ट्रैफिक जाम कर दिया है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, पुणे में एक औरत का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। नशे में धुत इस महिला ने चक्का जाम कर दिया। बता दें, सड़क पर ही लेट गई थी ये महिला ने सड़क पर आराम फरमाया, जिसकी वजह से लंबा जाम लग गया है।
पुणे से एक खबर सामने आ रही है, जो सड़क पर लेटी हुई महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बता दें, ये वीडियो 3 अगस्त रात का बताया जा रहा है, जब ये महिला नशे में धुत सड़क पर ही जाकर लेट गई, जिसकी वजह से जाम लग गया। तो वहीं इस जाम की सूचना पुलिस को दी गई, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही महिला वहां से भाग निकली। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर महिला की तलाश शुरू कर दी है। नशे में धुत इस महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। महिला ने सड़क पर जाम कर दिया है और इसी के साथ ही आराम करते हुए सड़क पर देखी गई ये महिला, जो सड़क पर लेटकर आराम कर रही थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। महाराष्ट्र में पुणे के तिलक रोड का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक महिला सड़क पर लेट गई, जिसकी अब तलाश की जा रही है। बता दें, ये महिला अचानक से शराब के नशे में सड़क पर आकर लेट गई, जिसकी वजह से जाम लग गया। अब विधानसभा चुनाव से पहले जितेंद्र सिंह बबलू के बीजेपी में शामिल होने की भड़की रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि वो इस खबर से सन्न है। बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी के घर जलाने के आरोपी और बहुजन समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक जितेंद्र सिंह बबलू के बीजेपी में बुधवार को शामिल होने पर यूपी की सियासत में एक नया मोड़ आ गया है। बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले जितेंद्र सिंह बबलू के बीजेपी में शामिल होने पर भड़की रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि वो इस खबर से सन्न हो गई हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो शख्स है जिसने 2009 में जुलाई में उनके घर में आग लगा दी थी, जिस वक्त वो खुद मुरादाबाद जेल में बंद थी। ऐसे में रीता बहुगुणा जोशी ने आगे बताया कि उन्हें पूरा भरोसा है कि बीजेपी में शामिल होने से पहले जरूर जितेंद्र सिंह बबलू ने ये जानकारी छिपाई होगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को जरूर इस बारे में जानकारी होनी चाहिए। मैं पार्टी के राज्य और राष्ट्रीय अध्यक्ष से यह अनुरोध करती हूं कि वो इसकी सदस्यता खत्म करें, क्योंकि उसके खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए हैं और उसने मेरे घर में भी आग लगा दी। बढ़ते अगली खबर की ओर, जो असम मंत्रिमंडल का एक बड़ा निर्णय सामने आया है, जिसके चलते राज्य में गोरखा समुदाय के सदस्यों के खिलाफ अब फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में मामला दर्ज नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की इस बैठक में समुदाय के सदस्यों के विरुद्ध दर्ज किए गए वर्तमान मामलों को भी वापस लेने का निर्णय लिया गया। बता दें कि सरकार के प्रवक्ता और जल संसाधन मंत्री पीयूष ने ये जानकारी दी कि पूर्व बीजेपी सांसद रमन डेका को राज्य नवोन्मेष में और परिवर्तन आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है और उन्हें कैबिनेट रैंक दी जाएगी। मंत्रिमंडल ने इसके अलावा और भी निर्णय किए, जहां पीयूष हजारिका ने कहा कि मंत्रिपरिषद ने यह भी निर्णय लिया है कि राज्य के मूल निवासी भूमिहीनों को दिए जाने वाले भूमि पट्टा या भूमि आवंटन प्रमाण पत्र आवंटन किए जाएंगे, जो कि आवंटन के दिन मयादी। इसके साथ ही बताया गया है कि लोग 15 साल तक भूखंडों को ट्रांसफर या बेच नहीं सकेंगे। और इसी बीच पेगासस जासूसी मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। इस पूरे मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच करेगी। बता दें, वरिष्ठ पत्रकारों और एन राम और शशि कुमार, सीपीएम के राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास और वकील एमएल शर्मा ने याचिकाएं दाखिल की थी और पेगासस मामले की जांच को लेकर संसद में विपक्ष रोजाना हंगामा कर रहा है। बता दें, याचिकाओं में सरकारी एजेंसियों द्वारा विशिष्ट नागरिकों, नेताओं और पत्रकारों की इजरायली स्पाईवेयर पेगासस के जरिए कथित जासूसी की खबरों के संबंध में जांच कराने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। पत्रकारों की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत से कहा था कि याचिका के व्यापक असर को देखते हुए इस पर तत्काल सुनवाई की जरूरत है। याचिका में यह भी कहा गया था कि कथित जासूसी भारत में विरोध की स्वतंत्रता और अभियुक्ता की दबाने की, हतोत्साहित करने की और एजेंसियों के संगठन का प्रयास बढ़ाएगी।
और दिल्ली कैंट में 9 साल की एक बच्ची से रेप और हत्या के मामले में अब सियासत चरम पर पहुंच चुकी है और अब पक्ष विपक्ष के बीच एक दूसरे से बेहतर साबित होने की होड़ लग गई है। तो वहीं पीड़ित परिवार इस पूरे मामले में सियासी कलह से दूर रहना चाहता है, पर इसके बावजूद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। तो वहीं केजरीवाल भी लोगों के विरोध का सामना करते नजर आए और अब बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा विपक्ष पर कटाक्ष करते नजर आ रहे हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। एक 9 साल की बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। पीड़ित परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। इंसानियत फिर एक बार शर्मसार हो गई। पर इन सबके बीच सियासत के सेनापति अपनी राजनीति चमकाने के लिए भी अवसर ढूंढने की फिराक में है। बता दें कि हाल ही में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी मृतक बच्ची के माता पिता से मिलने पहुंचे, जहां राहुल गांधी ने अपनी गाड़ी में बैठाकर उनसे बात की और ढांढस बंधाई। साथ ही राहुल गांधी ने ट्वीट कर पीड़ित परिवार के साथ खड़े रहने की बात कही। लिखा कि माता पिता के आंसू सिर्फ एक बात कह रहे हैं कि उनकी बेटी देश की बेटी न्याय की हकदार है और इस न्याय के रास्ते पर मैं उनके साथ हूँ। पर इन सब के बीच राहुल गांधी एक अहम कानून भूल गए और इसके बाद उन्होंने एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। इस तस्वीर में राहुल गांधी के साथ बच्ची के माता पिता नजर आ रहे हैं, जिसके बाद राहुल गांधी अब बच्ची की पहचान उजागर करने को लेकर निशाने पर आ गए हैं। दरअसल कोई भी शख्स, वो चाहे किसी भी पेशे से जुड़ा हो, लेकिन कानून के मुताबिक किसी भी नाबालिग रेप पीड़िता की पहचान उजागर नहीं की जा सकती। ऐसे मामलों में पहचान सार्वजनिक करना पॉक्सो एक्ट के सेक्शन 23 और जुवेनाइल जस्टिस केयर के सेक्शन 74 का उल्लंघन माना जाता है। वहीं रेप पीड़िता या उसके परिवार की पहचान सार्वजनिक होने से समाज में उस परिवार की छवि पर असर पड़ता है। पर राहुल गांधी सियासी रेस में आगे निकलने की होड़ में इतना व्यस्त हो गए कि इस अहम कानून को ही भूल गए और एक बार फिर से सरकार के निशाने पर आ गए। बता दें कि ट्वीट सामने आने के बाद से ही बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल पर हमला बोलते हुए कहा कि उनकी पार्टी राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग से मांग करेगी कि कांग्रेस नेता के ट्वीट का स्वतः संज्ञान लेते हुए उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। पात्रा ने यह भी कहा कि पीड़ित परिवार की फोटो शेयर करके राहुल गांधी ने कानून तोड़ा है। इतना ही नहीं, संबित पात्रा ने कांग्रेस शासित प्रदेशों में बच्चियों और महिलाओं के साथ हो रहे शोषण और रेप के मामलों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट भी थमा दी। संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि रेप की घटनाओं पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। संबित पात्रा ने कुछ आंकड़े बताते हुए कहा, राजस्थान में पिछले 6 महीनों में रेप के मामलों में 30% बढ़ोतरी हुई है। कोरोना काल में रेप की घटनाओं में यह 38% का इजाफा है। इन घटनाओं पर कभी राहुल गांधी ने दुख जताया है क्या? क्या राहुल गांधी कभी उनके घर गए? नहीं ना। राहुल गांधी या प्रियंका गांधी ने इन लोगों के लिए एक बार भी आवाज नहीं उठाई। ऐसी ही घटनाएं पंजाब में भी हुई। संबित पात्रा के जुबानी हमले इतने पर ही नहीं थमे। उन्होंने आगे कांग्रेस पर सवाल उठाते हुए कहा कि दलित की बेटी हिंदुस्तान की बेटी है, उसे न्याय मिलना चाहिए। लेकिन क्या राजस्थान में रहने वाली दलित बेटी हिंदुस्तान की नहीं है? दलित की बेटी छत्तीसगढ़ की, क्या वो हिंदुस्तान की बेटी नहीं है? पंजाब की बेटी के साथ जघन्य अपराध होता है, क्या वो हिंदुस्तान की बेटी नहीं है? इसके बाद सीएम केजरीवाल भी पीड़ित परिजनों से मिलने पहुंचे, पर उन्हें लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। हालांकि बाद में मुख्यमंत्री वहां मौजूद मंच पर जरूर पहुंच पाए, लेकिन यहां भी वो मंच से नीचे गिर पड़े और उन्हें उल्टे पांव वापस लौटना पड़ा। तो वहीं अब दिल्ली सरकार की ओर से पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया गया है। साथ ही इस मामले की अब मजिस्ट्रेट जांच करवाई जाएगी। बताते चलें कि सरकार की ओर से बड़े वकीलों को इस मामले की जांच में लगाया जाएगा ताकि दोषियों को कड़ी सजा मिल सके। आपको बता दें कि दरअसल एक 9 साल की दलित बच्ची के साथ कथित तौर पर रेप किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। इलाके के शमशान घाट में काम करने वाले 3 लोगों ने उसका जबरन अंतिम संस्कार भी कर दिया। पुलिस के मुताबिक जांच में सामने आया है कि मासूम शमशान घाट से वाटर कूलर से पानी लेने गई थी और पानी भरते समय करंट लग गया, जिससे बच्ची की मौत हो गई। पर उधर लड़की की मां के अनुसार आरोपी ने कहा था कि अगर उसने
इस मामले की सूचना पुलिस को दी तो उसके बाद पोस्टमार्टम होगा और लड़की के अंगों को काट दिया जाएगा, जिसके बाद उन्होंने जबरन शव का दाह संस्कार करने के लिए कहा। बच्ची की मां मदद के लिए चिल्लाई। इसके बाद इलाके के लोगों ने शव को चिता से नीचे उतारने में मदद की और अवशेषों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, लेकिन अवशेषों से मौत के कारणों का पता नहीं चल सका है। लेकिन बच्ची के परिजन इसे रेप और हत्या का मामला बताकर इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। हालांकि आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। स्पेशल रिपोर्ट आर्या न्यूज। और उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव होने हैं और सियासी बिसातें बिछना अभी से शुरू हो गया है। बता दें कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, सपा और बीजेपी सभी की साख दांव पर है। जहां आम आदमी पार्टी दिल्ली की राजनीति से बाहर कदम रखना चाहती है, तो वहीं दूसरी तरफ सपा सत्ता में दोबारा वापसी करना चाहती है और प्रियंका गांधी का सहारा लेकर कांग्रेस अपना सालों का वनवास खत्म करना चाहती है। तो वहीं बीजेपी को 2024 में सत्ता में वापस आना है और राजनीति के गलियारों में कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। ऐसे में अपने हाथों से बीजेपी सत्ता को फिसलने नहीं देना चाहेगी। एक रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ को सियासी मार्ग देने के लिए विपक्षी पार्टियों ने अपना गणित लगाना शुरू कर दिया है। अब तक ये समझा जा रहा था कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी कांग्रेस और मायावती की बसपा के साथ गठबंधन कर बीजेपी का विजय रथ रोकने का प्रयास करेगी, लेकिन सपा ने कांग्रेस और बीएसपी को तगड़ा झटका दे दिया है। सूत्रों का कहना है कि समाजवादी पार्टी यूपी चुनाव में बसपा और कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेगी। सपा सिर्फ छोटे दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। सूत्रों ने कहा है कि बीएसपी और कांग्रेस से सपा का गठबंधन नहीं होगा। सपा लगभग 5 से 6 छोटे दलों से गठबंधन कर यूपी चुनाव लड़ेगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सपा, बसपा और कांग्रेस रणभूमि में उतर गई है। तीनों ही दलों की नजरें एक दूसरे के वोट बैंक पर हैं। इन दिनों मायावती लगातार ट्वीट के जरिए सपा पर निशाना साध रही हैं। वहीं यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने भी सपा को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है। ऐसे में इन तीनों विपक्षी पार्टियों का यूपी चुनाव में एक साथ आना लगभग नामुमकिन है। इन पार्टियों ने छोटी पार्टियों के साथ अपना समीकरण बिठाना शुरू कर दिया है। फिलहाल सपा का आरएलडी, महान दल और जनवादी पार्टी के साथ गठबंधन है। कहा जा रहा है कि सपा छोटे दलों के लिए 35 से 40 सीटें छोड़ सकती है। बाकी सीटों पर पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कुल 403 विधानसभा सीटें हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि बिहार में बीजेपी और जेडीयू भले ही मिलकर सरकार चला रहे हों, लेकिन दोनों दलों के बीच 6 मात का खेल चल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातिगत आधार पर जनगणना और पेगासस जासूसी मामले की जांच कराने की मांग उठाई है। नीतीश और उनकी पार्टी जेडीयू एक के बाद एक कई ऐसे मुद्दों को हवा दे रहे हैं जो बीजेपी और मोदी सरकार की असहज करते हैं। सीएम नीतीश कुमार की दोनों ही डिमांड से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि वे एनडीए के सहयोगी दल के पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने पेगासस मामले में जांच और जातिगत जनगणना कराने की मांग की है। वहीं जेडीयू संसदीय दल के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने रविवार को कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पीएम मटेरियल हैं। इतना ही नहीं, जातिगत जनगणना की मांग पर नीतीश और तेजस्वी यादव एक मत हैं और दोनों ही नेताओं के बीच हाल ही में मुलाकात हुई। नीतीश कुमार के बदले सुर को लेकर बीजेपी भले ही आंख दिखा रही है, लेकिन फिलहाल ये तनातनी महज तनातनी तक ही सीमित रहने वाली नहीं है और इसे किसी राजनीतिक बदलाव की वजह बनते ही देखा जा रहा है। इसके कारण भी हैं और वो बिहार में नहीं बल्कि यूपी की राजनीति से जुड़े हैं, जहां 7 महीने के बाद विधानसभा चुनाव हैं, तो वहीं यूपी में नीतीश के कुर्मी समुदाय की काफी आबादी है, जो बीजेपी का परंपरागत वोटर माना जाता है। उत्तर प्रदेश के जातिगत समीकरणों पर नजर डालें तो इस राज्य में सबसे बड़ा वोट बैंक पिछड़ा वर्ग है।
यूपी में सर्वण जातियां 19% हैं, जिसमें ब्राह्मण करीब 10%, 6% राजपूत और बाकी वैश्य, भूमियार और कायस्थ हैं। पिछड़े वर्ग की संख्या 39% है, जिसमें यादव 10%, कुर्मी, कुशवाहा, सैतवार 12%, जाट 3%, मल्लाह 5%, विश्वकर्मा 2% और अन्य पिछड़े जातियों की तादाद 7% है। इसके अलावा प्रदेश में अनुसूचित जाति 25% है और मुस्लिम आबादी 18% है। कुर्मी, कुशवाहा, सैतवार मिलकर 12% वोट हैं, जिस पर बीजेपी अपनी पैनी निगाह रखी हुई है। पूर्वांचल और अवध के बेल्ट में करीब 32 विधानसभा सीटें और 8 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जिन पर कुर्मी, पटेल, वर्मा और कटियार मतदाता चुनावों में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। पूर्वांचल के कम से कम 16 जिलों में कहीं 8 तो कहीं 12% तक कुर्मी वोटर राजनीतिक समीकरण बदलने की हैसियत रखते हैं। यूपी में रामस्वरूप वर्मा और सोनेलाल पटेल के बाद और इनके नहीं रहने पर देश में कुर्मी के बड़े नेता के तौर पर नीतीश कुमार ही हैं। जाहिर है कि बिहार के साथ साथ यूपी चुनावों में भी बीजेपी के लिए जरूरी है कि वो नीतीश को नाराज ना होने दे। नीतीश भी शायद इसे समझ रहे हैं और जानकर मानते हैं कि उनके तेवरों के पीछे भी यही कारण है। उत्तर प्रदेश में 2022 में 75 सीटों पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर राजनीतिक पार्टियां एक्टिव मोड में हैं। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनावी विषाद की राजनीति और प्लानिंग पर मंथन का दौर तेज कर दिया है। 2022 का चुनाव योगी के लिए अग्नि परीक्षा होने जा रही है। संघ से लेकर बीजेपी के तमाम संगठन राज्यों में एक्टिव हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 जुलाई को लखनऊ में अपने संबोधन में सीएम योगी की जमकर तारीफ की थी, तो विपक्ष प्लानिंग में जुटा हुआ है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बसपा भी रणनीति बना रही है। अब देखना ये होगा कि सीएम योगी 2022 में विपक्ष को धराशायी पाने में सफल हो पाते हैं या नहीं। स्पेशल डेस्क आरए न्यूज। और इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल करें इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आरए न्यूज।